बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट, आपका दोस्त अब्दुल वहाब। आप देख रहे हैं एडीएन न्यूज़। आज हम हमेशा की तरह एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नई इल्मी अदबी शख्सियत के साथ हाजिर हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे प्रोग्राम को पसंद करते हैं और आपके कमेंट्स हमें बताते हैं कि किस तरह से आप हमारे प्रोग्राम को पजीराई देते हैं। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और सियालकोट बहुत ज़रखेज़ ज़मीन है, यहाँ पर बहुत से काबिल और बड़े आला लोग पैदा हुए और उन्होंने बहुत से मैदानों में उन्होंने खिदमत सर अंजाम दी और अपना लोहा मनवाया। इसी तरह तालीम के मैदान में भी बहुत सारी अदबी शख्सियात पैदा हुई, इल्मी शख्सियात पैदा हुई। आपको पता है कि मेरे प्रोग्राम में हमेशा की तरह एक सक्सेस स्टोरी भी आती है, इल्मी अदबी शख्सियात भी आती हैं और वो हमें तालीम और तालीम के मसाइल और उनके हल के ऊपर बात करते हुए हमें कोई ना कोई ऐसी तजावीज़, कोई ना कोई ऐसी राय ज़रूर देते हैं कि जो हमारे लिए, हमारे नाज़रीन के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। आज भी कुछ ऐसी गुफ्तगू और ऐसे आपके लिए अच्छे पॉइंट्स और एक सक्सेस स्टोरी के लिए ऐसी शख्सियत मौजूद है हमारे पास स्टूडियो में कि जिनकी कहानी आप सुनेंगे उनकी ज़बानी। और वो ऐसी शख्सियत हैं जिनका ताल्लुक इल्म दोस्त, इल्मी शख्सियत और ऐसे उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजार दी और उनके जो आबा व अजदाद हैं उनका ताल्लुक भी इल्म व अदब के साथ रहा। आइए जानते हैं कि उनकी कहानी, उन्हीं की ज़ुबानी। और मैं तारुफ करवाते से पहले ये बताता चलूँ कि ये नाम ऐसा है कि जिस नाम के साथ उनको बहुत पजीराई मिली और ये इनका जो सिलसिला नसब है वो बड़ी दूर तक चलता है, वो भी सर से जानेंगे। और वो नाम है आपका और हमारा जाना पहचाना नाम, सियालकोट की शान, सर असदुल्लाह कुरैशी। वेलकम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अब्दुल वहाब साहब, आपने इज़्ज़त अफसाई की। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सर। आपको स्टूडियो में खुशामदीद। सर कैसा लग रहा है आपको आज हमारे स्टूडियो में आते हुए और कैसा फील हुआ? मैं यकीनी तौर पर बहुत खुश हूँ और अल्लाह ताला आपको जज़ा दे। अल्लाह ताला आपकी कोशिशों में मज़ीद तरक्की अता करे आपको, और एडीएन नेटवर्क को भी अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा तरक्की अता करे। बहुत शुक्रिया सर। सर सियालकोट हमेशा से अपने मोहसिनों का मशहूर रहता है और हमेशा से सियालकोट के अवाम बहुत ज़िंदा दिल अवाम है। सियालकोट के लोग बहुत मेहमान नवाज हैं। मैं समझता हूँ कि सियालकोट के अंदर इल्मी शख्सियात, अदबी शख्सियात और का पैदा होना पाकिस्तान के अंदर ये अल्लाह ताला का बड़ा करम है कि ऐसे शहर मौजूद है जहाँ से लोग निकले और दुनिया में उन्होंने अपना लोहा मनवाया। आपका सियालकोट में होना बाइसे बरकत है। हज़ारों तलबा व तालबात के लिए आपका स्कूल है, आपके स्कूल का जो नाम है वो भी आप ही बताएं तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। और एक सियालकोट का बड़ा मशहूर रोड, डिफेंस रोड, वहाँ पर बड़ी सी वाल पे आपका नाम स्कूल का जब देखते हैं तो बड़ी खुशी होती है। आपने ग्रां कदर खिदमत सर अंजाम दी। तो मैं चाहूँगा कि अपनी सक्सेस स्टोरी हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें और बताएं कि किस तरह से आपने अपने सफ़र का आगाज़ किया। 31 साल आपको हो चुके दरस व तदरीस के साथ और आपने तलीमी सरगर्मियाँ और तलीमी मैदान में अपना जो है ना हुनर आजमाया, लोहा आजमाया। मैं चाहता हूं कि हमारे नाज़रीन देखें और सीखें कि किस तरह से आपने अपनी तमाम तर सर्विसेज, सरगर्मियाँ तलीम के मैदान में सर्व की। सर बहुत शुक्रिया। मेरा पूरा नाम असदुल्लाह कुरैशी वल खलील अहमद कुरैशी है और मुझे फ़ख्र है कि मैं एक ऐसे ख़ानदान में मैंने आँख खोली जो कि 5 नस्लों से उस्ताद इस माशरे को अता कर रहे हैं। माशाअल्लाह। मेरे वालिद साहब हेडमास्टर गवर्नमेंट हाई स्कूल चन्नमुम थे। मेरे दादा मोहम्मद आज़म कुरैशी वो भी हेडमास्टर थे। मेरे परदादा, मेरे लगड़ दादा वो भी हेडमास्टर थे। देन आई एम इन द 5th जनरेशन ऑफ टीचर्स। तो आई एम प्राउड टू बी अ टीचर। माशाअल्लाह। और बहुत खुशी हुई सर, बड़ा अच्छा लगा। दूसरी बात यह है कि मैंने शुरू से ही, इब्तदा से ही कुछ अलग से करने का सोचा। मैंने मैट्रिक के फौरी बाद पढ़ाना शुरू किया, साथ साथ मैंने एम ए इकनॉमिक्स किया। 97 में मैंने फर्स्ट डिवीज़न के साथ मरे कॉलेज से एम ए इकनॉमिक्स किया। उसके बाद मैंने मुख्तलिफ़ कैरियर्स के लिए कोशिश की। मैंने जो सॉकर इंडस्ट्री उस वक्त बहुत अरूज पर थी, मेरा शौक़ था कि मैं एक्सपोर्टर बनूं। और सियालकोट का नाम भी है इस लिहाज से। और उसके बाद मैंने सर्जिकल इंडस्ट्री में एज ए जनरल मैनेजर
और अच्छा, और जो ग्लव्स मैन्युफैक्चरिंग है उसके अंदर भी मुझे एक चीज़ उस वक्त बड़ी तल्ख महसूस हुई कि जो आजर और अजीर का ताल्लुक़ था उसके अंदर एहतराम की कमी थी उस वक्त। अच्छा, मैंने अपनी ज़िंदगी की इब्तदा चूँकि उस्ताद की हैसियत से की, और जब मैंने एमए किया तब तक मुझे पढ़ाते हुए 6 साल गुजर चुके थे, तो मुझे एहतराम देने में और एहतराम लेने में ही मज़ा आता था। क्या बात है, बहुत खूब। तो मेरी ज़िंदगी का मकसद बुनियादी तौर पर इस कैरियर को ज्वाइन करना, उसके पीछे भी यही मुहर्रक था कि मैंने सारी उम्र लोगों को एहतराम देना है और उनसे एहतराम वसूल करना है इंशाअल्लाह। तो इस सूरत में मैंने इस कैरियर को परमानेंटली ज्वाइन कर लिया। ज़बरदस्त। ये 2004 में बॉयज़ स्कूल जो है आज़म साइंस सेकेंडरी स्कूल डिफेंस रोड सियालकोट, उसको गुजरांवाला बोर्ड से एफिलिएट करवाया। जबकि 2008 में आज़म गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल डिफेंस रोड सियालकोट को भी गुजरांवाला बोर्ड से एफिलिएट करवाया। अब अल्हम्दुलिल्लाह बेशुमार ऐसे बच्चे जो कि तालीम से मायूस हो चुके थे, उनको अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल बनाया। माशाल्लाह। मेरी ज़िंदगी की ये सबसे बड़ी इबादत है। मैं समझता हूँ कि नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, मज़ा तो तब है कि गिरते को थाम ले साकी। क्या बात है, बहुत खूब सर। मेरी ज़िंदगी का मिशन और मकसद जो है वो हमेशा से यही रहा कि मैं उन बच्चों का के तालीमी ख्वाब पूरे करूं जो किसी वजह से तालीमी लिहाज से कमज़ोर रह चुके थे। इस सिलसिले में मैंने अपने स्कूल के अंदर सब बच्चों को बिल्कुल फ्री उनको आने दिया, कोई रुकावट नहीं डाली, एडमिशन टेस्ट नहीं लिया, क्योंकि मैं समझता हूँ कि मैं अगर एक चश्मा हूँ तो बच्चे इल्म की प्यास बुझाने मेरे पास आते हैं। बहुत खूब सर, बहुत तो इस सूरत में उनको किसी भी किस्म की रुकावट नहीं होनी चाहिए। ज़बरदस्त। मुझे एक बात पर बहुत फ़ख्र है जी कि ज़िला सियालकोट के अंदर तालीम के मैदान में मेरे वालिद साहब की ग्रां कदर खिदमात हैं। हमारा आबाई गांव जो है वो डिलम बलगन है, और उसके साथ ही भोपाल वाला, जहां से हाफिज़ मोहम्मद साबर अली साहब इंतहाई बड़ी हस्ती पैदा हुई रहमतुल्लाह। ये मुझे हमेशा फ़ख्र रहेगा। मेरे वालिद साहब ने गांव के स्कूल के अंदर 11 कनाल ज़मीन अतिया की, और उनका मार्बल स्टोन उस हाई स्कूल के प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर लगा हुआ है। ज़बरदस्त। उसके बाद आप गवर्नमेंट हाई स्कूल चन्नुओं में 11 साल एज ए हेडमास्टर वर्क किया मेरे वालिद साहब ने। इस दौरान उनके 2 कारहाय नुमायाँ सियालकोट के अंदर जो कि मेरे लिए बड़ी काबिल फ़ख्र हैं। पहला कारनामा यह है कि 11 साल गवर्नमेंट हाई स्कूल चन्नुओं एथलेटिक्स में तहसील की सतह पर, ज़िला की सतह पर और डिवीज़न की सतह पर नाकाबिल शिकस्त रहा। माशाल्लाह 11 साल। नाज़रीन, आप देखिए कि सर की मोटिवेशन, मैं सर को रोकना नहीं चाहता, लेकिन आप देखें ये सारी बातें एक मोटिवेशन है, इंस्पिरेशन है और रियलिटी है। यानी कि हमारे सियालकोट में ऐसी शख्सियात मौजूद हैं जिनकी सक्सेस स्टोरी वाकई सुने जाने के और देखे जाने के काबिल है। आपने बहुत सी बायोग्राफीज पढ़ते हैं, बहुत से बायोग्राफी और के ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज देखते हैं। हमारे पास आज लाइव ऐसी शख्सियत मौजूद है जो आपको बता रहे हैं कि किस तरह से उनकी सक्सेस स्टोरी आहिस्ता आहिस्ता वो बता रहे हैं और ये पीक की तरफ जा रही है। सर कंटिन्यू कीजिए। दूसरा जो काबिल फ़ख्र कारनामा है मेरे वालिद साहब का, वो एक जिंदा और जावेद हकीकत है। 1986 में मेरे वालिद साहब के शागिर्द शाहिद नजम साहब ये पढ़ाई का सिलसिला दोबारा शुरू होगा, क्योंकि हमें ख़ुद इसका मुकम्मल इल्म नहीं है सही कि ये तालीम और ताल्लुम का सिलसिला दोबारा कब शुरू होगा, तो हम उनको मुकम्मल तौर पर एतमाद में नहीं ले पाते। बिल्कुल सही। जो ऑनलाइन एजुकेशन है, इसमें भी काफ़ी मसाइल देखने को मिले हैं। इसमें मैं ये समझता हूँ कि अभी हमारी कौम ज़हनी तौर पर ऑनलाइन एजुकेशन के लिए तैयार नहीं है, ख़ास तौर पर छोटे बच्चे जो कि बहुत छोटे हैं। बिल्कुल सर, इस पर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हैं या बहुत सी एसोसिएशंस काम कर रही हैं,
तो क्या ये एसोसिएशंस कोई पावर रखते हैं? क्या ये सिर्फ मशवरा ही देंगे या ये वाकई? पहले तो 12 को एक लॉन्ग मार्च भी किया गया, मैं उस मार्च का फिर जिक्र करूंगा, जो मार्च बड़ा ही ज़रूरी था और बहुत अच्छा किया कि उन लोगों ने मार्च किया, और उनके जितने भी टीम लोग थे और जितने भी जिन्होंने उस पर पार्टिसिपेट किया और उसके लिए जो प्लानिंग की और जिन्होंने शेयर किया, यकीनन वो तलीम दुश्मनी पॉलिसी के अगेंस्ट वो एक लॉन्ग मार्च था, और वो इस्लामाबाद भी गए और वो सियालकोट से उसका काफिला उठा। लेकिन क्या सिर्फ ये मार्च करने से हम कोई फ्रूटफुल नताज ले लेंगे? क्या इदारे दोबारा खुल जाएंगे? क्या 12 को तो बड़ी उम्मीद थी कि 11 को खुल जाते, लेकिन अब 18 की डेट आ गई, फिर 18 के बाद 25 से छोटे बच्चों के लिए, तो इज़ इट पॉसिबल? इसके साथ साथ ये बताइएगा कि एक तो एसोसिएशंस क्या इनको खुलवा पाएंगी या नहीं, और साथ इसकी ये भी बात बता दीजिए कि एग्ज़ाम्स के हवाले से जो कि 8 मार्च की डेट आ रही थी, अब वो क्या है, उसके ऊपर भी रोशनी डाली है। जी बहुत शुक्रिया। ये जो हमारी तहरीक है, इसका आपने 2 कारहाय नुमायाँ बताए। एक तो हमारा इस्लामाबाद की तरफ मार्च था हमारी पाकिस्तान चैम्बर ऑफ एजुकेशन का, और दूसरा चौक अल्लामा इकबाल से कचहरी चौक तक जी एक मार्च था। इसके अलावा हमारी ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान चैम्बर ऑफ एजुकेशन के वफद ने डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहबा से भी मुलाकात की, सही, और जैसे मैंने पहले कहा डॉक्टर मुराद राज साहब से भी मुलाकात हुई। तो ना सिर्फ हम अवामी सतह पर लोगों का शऊर बुलंद कर रहे हैं, बल्कि अपनी तजावीज़ और शिकायत जो हैं वो हम जो हुक्काम हैं उधर भी पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल ठीक। हम समझते हैं कि हमारा जो किरदार है वो इस सूरत में मिसाली है, और हम इस कोशिश पे डटे रहेंगे कि 18 तारीख को स्कूल खुलने हैं तो ये बंद ना हो दोबारा। बहुत अच्छा। मैं तो ये चाहूँगा कि अल्लाह करे ये स्कूल दोबारा बंद ना हो, और मैं तो चाहता हूँ कि तलीम दोबारा से अपने उसी उरूज पर आ जाए, तलीमी इदारे दोबारा से उरूज पर आ जाए। खुदारा इस हुकूमत से अपील है, खुदारा कुछ ख्याल करें, क्योंकि सिर्फ बच्चे घर में नहीं, टीचर्स घर में और स्कूल के साथ जुड़े बेशुमार लोग और बेशुमार ऐसे शोबा जात जो बंद हो चुके हैं और लोग दूसरे कामों की तरफ ट्रांसफ़र हो चुके हैं। इस तलीम को बचाना है तो स्कूलों को खोल के रखें, और सबसे, जैसा कि सर ने बात की, बड़ी ज़बरदस्त बात कि सबसे बेस्ट SOPs पर अमल स्कूलों ने करके दिखाया और उसकी तारीफ भी पाई। तो फिर क्या प्रॉब्लम है कि ये तलीमी साल जो 2020 था वो तो बेड़ा गर्क हो गया उसका, और वो तो गया, लेकिन 2021 जो है इस हवाले से एग्जामिनेशन प्लानिंग्स बताइए सर, और 2021 को कैसा देखते हैं तलीमी लिहाज से आप? मैं ये समझता हूँ कि एग्जामिनेशन जो है वो तो शॉर्ट सिलेबस की तर्ज पर ही लिया जाएगा। सही। जो हमारी जूनियर क्लासेस हैं अप टिल 8th, 9th और 10th के बारे में चूँकि गवर्नमेंट ने क्लैरिटी दे दी है, सही, ये मे बी मई के लास्ट वीक में या जून में पेपर्स होंगे, तो उसके लिए तो इनफ टाइम है। अभी उसमें भी एक एम्बिग्विटी है, गैर वाज़ेह बात है, वो ये है कि ये जो पेपर मई जून में होंगे ये शॉर्ट सिलेबस से होंगे या फुल सिलेबस से होंगे। जी। और दूसरी बात, गवर्नमेंट ने ऐलान किया था कि प्रैक्टिकल्स नहीं होंगे, तो क्या अब भी वही स्टेटस होगा? सही। तो ये सोचने की बातें अभी बाकी हैं। तो जो हमारे स्कूल्स के अंदर जो एग्ज़ाम्स होने हैं उसके अंदर तो हम इंशाल्लाह शॉर्ट सिलेबस से ही बच्चों को जो सर है स्कूलों का, प्राइवेट स्कूलों का मिडिल तक तलीमी साल कब शुरू करने जा रहे हैं आप? तालीमी साल बहुत सारे दोस्तों से मुशावरत हुई है। जी। तो जारी बात है गवर्नमेंट की तरफ से तो ये हिदायत है कि आप मई जून में इसको लेकर जाएं, आफ्टर रमज़ान। ठीक हो गया। अब कुछ लोगों की राय ये है कि जो सिलेबस हम पढ़ा चुके हैं ऑनलाइन, उसी का एग्ज़ाम लिया जाए। सही। और एग्ज़ाम लेने के बाद उसको बच्चों को जो है नेक्स्ट क्लासेस में प्रमोट किया जाए। ओके। अभी चूँकि वन नेशन वन करिकुलम के तहत बुक्स ने प्रिंट होना है अभी, तो मे बी इट में टेक टाइम, वक्त लग जाए इसको। तो ऐसी सूरत में कहीं ऐसा ना हो कि हम इंतज़ार करते रह जाएं और ये साल भी जो है वो बहुत सर लग तो यही रहा। देखिए, अगर आप मार्च में नया साल शुरू नहीं करते, मिसाल के तौर पर जैसा कि मार्च में होता है, तो क्या मार्च में नया तलीमी साल शुरू हो पाएगा? उससे अगला साल भी फिर शॉर्ट सिलेबस पर चला जाएगा। और कोशिश कुछ हमारे दोस्त अहबाब की ये कोशिश है कि मार्च में नया सेशन शुरू कर लिया जाए। जी। तो
अभी हम हतमी फैसले के लिए कल हमारी एक गेट टुगेदर है, हसन स्कॉलर स्कूल है किंगरा मोड़ में। ओके। वहाँ पर हमारी समड़ियाल, डस्का, पसरूर, सियालकोट, इवन नारावाल से भी सर इसके बड़े खौफनाक नताइज नज़र आ रहे हैं। अभी तो हम महसूस कर रहे हैं, अभी तो किसी तरह से सरवाइव हो चुका, लेकिन अगर अब देखें, आपने बात की कि अभी बुक्स प्रिंट होनी है, अभी बुक्स पर काम होना है, तो अगर बुक्स अभी प्रिंट होती हैं, कब मार्केट में आएंगी, कब स्कूलों तक वो डिलीवर हो पाएंगी, एक ये प्लानिंग बड़ी ज़रूरी है। क्या जो पहले से पब्लिशर्स हैं जो अपने के ऑलरेडी बुक्स के ऊपर काम कर चुके हैं, क्या उनका स्टॉक ज़ाया हो जाएगा, क्या होगा? जहाँ तक पब्लिशर्स की बात है तो मेरा कुछ राब्ता रहा है। जी जी। वो बड़े पैनिक में हैं। वो जिस तरह हमने कोविड के दौरान काफ़ी ज़्यादा इसको फेस किया, जी जी, टेंशन को, तो वो जो पब्लिशर्स हैं वो भी काफ़ी टेंस हैं, वो भी गैर वाज़ेह सूरत हाल का सामना कर रहे हैं। उनको ये नहीं पता कि इस साल उन्होंने बुक्स पब्लिश करनी है या नहीं करनी, क्योंकि 120 किताबों के एनओसी के लिए अप्लाई किया गया जहाँ तक मेरा नॉलेज है, और अभी तक एनओसी नहीं दिया गया किसी एक किताब को भी। अच्छा। जिससे अगर एनओसी नहीं होगा तो पब्लिश नहीं होगी। जी जी। अगर एनओसी मिलता है तो पब्लिश होने में भी काफ़ी टाइम चाहिए। तो ये काफ़ी गैर वाज़ेह सूरत हाल है। सर ये गैर वाज़ेह के साथ साथ खौफनाक भी सूरत हाल है। मुझे तो तलीमी इदारों का जो इस वक्त जो उनकी सूरत हाल है, वो तो मुझे उनकी कश्ती डूबती हुई नज़र आ रही है, और जो लोग सर्वाइव कर रहे थे उन्होंने तो किसी तरह से सर्वाइव किया, लेकिन क्या अच्छा इसके साथ तलीमी इदारों के साथ साथ उन बच्चों की तरफ भी मैं देख रहा हूँ कि जो बच्चे अभी तक तो किसी तरह से कि मुमकिन है स्कूल खुल जाए, एन मुमकिन है नए साल में वो स्टडी कंटिन्यू करना छोड़ दे, वो किसी काम की तरफ चले जाए कि भाई हम काम करते हैं, कोई स्किल करते हैं, हुनर सीख लेते हैं। तो ये गैर वाज़ेह सूरत हाल कब तक रहेगी, ये इस पर थोड़ा सा आपने निशानदेही की है आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन की। ये हमेशा से हुकूमत पाकिस्तान के लिए दर्द सर रहा है। जी जी। और इसके लिए जो यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स जो है ना वो लॉन्च किए गए हैं, जबकि जो सरकारी सतह पर जी जी कोशिश ये की गई है कि ये जो बच्चे भट्टा पर काम करते हैं, बच्चे चाइल्ड लेबर में हैं, उनको लाया जाए। ये आउट ऑफ स्कूल है, इनको स्कूल में लाया जाए। अब जिस तरफ आपने निशानदेही की है, इसका ख़तरा भी पैदा हो चुका है। जी जी, बिल्कुल ऐसे ही कि वालिदैन जो हैं, जहाँ पर कुछ प्रिंसिपल हजरात ये सोच रहे, बल्कि मेरी इतला के मुताबिक कुछ जगहों पर स्कूल जो हैं उन्होंने छोड़ दिए प्रिंसिपल हजरात ने। जी जी बिल्कुल, कई स्कूल बंद हो गए सर। जी, कई स्कूल बंद हो गए। तो ऐसी सूरत हाल में जो बच्चे हैं वो ज़रूर फेडअप तो होंगे। अब उनको मतलब ऐसे ही है जैसे वो बेसरोपा हो चुके हैं। तो जाहिर बात है कुछ लोग तो चले जाएंगे स्कूल्स के अंदर, कुछ और स्कूल्स को ऑप्ट कर लेंगे, लेकिन ये भी ख़तरा साथ ही साथ पैदा हो गया है कि वो किसी ना किसी तालीम को छोड़कर किसी ना किसी काम में वो मशगूल हो जाएं, जिससे अगली नस्ल का जो अगली नस्ल की तालीम है उसका ख़तरा जो है ना लाहक हो गया है। सर गवर्नमेंट ने ये कहा 1 नेशन 1 सिलेबस, तो क्या 1 करिकुलम और 1 सिलेबस जो और 1 नेशन की जो थ्योरी है समझ आती है, तो क्या ऐसा मुमकिन है कि कोविड की जो सूरत हाल है उसके पेश नज़र बुक्स को बनाया गया है या बनाया जाएगा, पेश नज़र डिज़ाइन किया जाएगा ताकि उनकी बुक्स को भी हम ऑनलाइन किसी ऐप के ज़रिए पढ़ सके या स्टडी करवा सके? क्या ये ज़रूरी नहीं कि अब ऐसी बुक्स भी आ जाए मार्केट में कि जिनकी तमाम तर मटीरियल ऑनलाइन मौजूद हो या उसको करना पड़े? तो क्या ऐसी पॉलिसी आप है गवर्नमेंट के पास या वो उसने ऐसा किया? मेरे इल्म में जहाँ तक बात आई है वो ये है कि प्राइमरी क्लास यानी क्लास 5 तक इससे पहले 1 नेशन 1 करिकुलम से पहले 28 मज़ामीन पढ़ाए जाते थे। जी जी। अब उनको बढ़ाकर 30 कर दिया गया। अच्छा। जिससे बच्चों पर जो तालीमी बोझ है उसमें इजाफा हुआ है, कमी होने के बजाय। ये तो ऑप्शन है स्कूल की कि वो उसे इंग्लिश की ज़ुबान में पढ़ाना चाहते हैं या उर्दू की ज़ुबान में पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन साथ ही साथ ये चीज़ भी जो है ना ये देखने के काबिल है कि क्या इससे बच्चों पर ज़्यादा बोझ तो नहीं हो जाएगा। जी जी। कि अगर हमने सब्जेक्ट बढ़ा दिए हैं तो मेरी नज़र में कभी ऐसा मैंने देखा कि 3-3 सब्जेक्ट की एक किताब गवर्नमेंट ने पब्लिश की। डीसी सियालकोट तैनात हुए। अच्छा, तो माशाल्लाह। उन्होंने मेरे वालिद साहब को कहा कि सर मेरे लायक कोई खिदमत, तो आपने अपने लिए कुछ मांगने की बजाय ये कहा कि शहर इकबाल में इकबाल का तस्वर शाहीन वो किसी बुलंद जगह पर नस्ब करो ताकि लोगों को
इस शाहीन के तसव्वुर हमेशा उनकी आंखों के सामने रहे। क्या बात है। फिर एक सैर रुकनी कमेटी बनाई गई। उस वक्त नेशनल सेंटर हुआ करता था जिसके डायरेक्टर थे मोहम्मद अरशद तहरानी साहब। वो मेरे वालिद साहब और एक तीसरे शख्सियत, मैं उनका नाम भूल गया हूँ, जी जी। इनकी एक कमेटी तश्कील दी गई और उन्होंने तजवीज़ किया कि जहाँ पर किला के ऊपर जो हॉल है वहाँ पर सियालकोट तू ज़िंदा रहेगा का बोर्ड लगा हुआ है। जी जी बिल्कुल लगा। तजवीज़ ये दी कि उसके ऊपर इकबाल का शाहीन जो है ना वो नस्ब किया जाए। वो इंजीनियर्स ने कहा कि इधर से सारा शहर उसको नहीं देख सकेगा। जी जी। तो फिर मेरे वालिद साहब ने उन्हीं की बकौल वो कहते थे कि मैंने डीसी साहब को ये कहा कि ड्रमा वाले चौक में मुझे ड्रम दिखाएं। तो शाहिद साहब कहने लगे कि ये कभी हुआ करते थे। तो आपने कहा कि इसका नाम अल्लामा इकबाल चौक रखा जाए और यहाँ पर बुलंद जगह पर इकबाल का तस्वुर शाहीन नस्ब किया जाए। क्या बात है सर, ये मेरे लिए भी बिल्कुल नई बात है और मैं इस बात को आज सुनते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि एक ऐसी शख्सियत के साथ बैठा हूँ नाजरीन कि जिनके वजह से आज सियालकोट के अंदर वाकई इकबाल का नाम भी लिया जाता है। तो पता चलता है कि सियालकोट में शाहीन इसलिए है और अल्लामा इकबाल चौक उसको करार दिया गया। सर ये भी बड़े फ़ख्र की और एजाज़ की बात है। ये नस्ब करने के बाद मेरे वालिद साहब को इस ज़िले का बेहतरीन उस्ताद की उन्होंने शील्ड पेश की। माशाल्लाह वो मेरे पास मेरी टेबल पर पड़ी है, बल्कि मैं उसको सीने से लगा के रखता हूँ। तो ये बहुत काबिल फ़ख्र कारनामे मेरे वालिद साहब के, कोई शक नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद मुझे वालिद साहब ये कहा करते थे कि बेटा तुम अपने वालिद साहब के बारे में क्या राय रखते हो। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मोतबर हस्ती हैं आप। तो उन्होंने कहा कि बेटा इस शोबे में कारहाय नुमायाँ करना, मतलब अपने बाप के नाम को बढ़ाना। तो मैंने बड़ी जिद्दोजहद इसी सिलसिले में की। मैंने दिन रात काम किया। मैंने एमए इकनॉमिक्स के बाद एमएससी कंप्यूटर साइंस किया, फिर मैंने एमए एजुकेशनल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट किया, फिर एमफिल इकनॉमिक्स। माशाल्लाह। मैं ये चाहता हूँ कि तालीम और ताल्लुम दोनों बैक वक्त जारी रहें। क्या बात है। और मेरी ज़िंदगी इसी तरह बसर हो। नाज़रीन आपने सुना, और अगर टीचर्स हमारे प्रोग्राम को देख रहे हैं तो वो टीचर्स के लिए एक बड़ा सबक है कि तालीम और ताल्लुम की बात सर ने की, तो ये सफ़र रुकना नहीं चाहिए, इनको दोनों को पैरेलल चलाएं। आई एम राइट सर? यस ऑफ कोर्स। इसके साथ साथ सोशल वर्क में अंजुमन इस्लामिया की एजुकेशन सब कमेटी का भी मैं मेंबर हूँ। पिछले लगभग 15 साल से इस अंजुमन इस्लामिया के ज़ेर इंतज़ाम एक स्कूल चल रहा है, इस्लामिक एजुकेशनल फाउंडेशन स्कूल, जो कि पुल के करीब है, डिफेंस रोड पर। तो उसकी जो इंतज़ामी कमेटी है उसका रुकन भी हूँ। इसके साथ साथ सोशल वर्क में जो जामिया मस्जिद हाजी गुलाम हुसैन है उसकी कमेटी का प्रेसिडेंट भी हूँ। माशाल्लाह। तो अल्लाह ताला की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी मेहरबानी मैंने महसूस की हमेशा। ग्रेट सर। और मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ताला सब पर अपनी मेहरबानी रखे और कोशिश मेरी यही होगी कि तादम मर्ग मैं एक उस्ताद की हैसियत से ज़िंदगी गुजारूँ। माशाल्लाह। मुझे इस पर बेहद बेशुमार फ़ख्र है कि मैं एक उस्ताद हूँ। सर मुझे यहाँ पर अल्लामा इकबाल के दो अशार याद आ रहे हैं। नंबर 1 जो आपके वालिद मोहतरम को डेडिकेट करना चाहता और उनकी नज़र, और दूसरा शेर जो आपकी नज़र होगा। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं ये फ़िज़ाने नज़र था यहाँ के मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माइल को अदाब फर्जंदी। तो ये आपके वालिद साहब को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने अपने औलाद को इस तरह से उन्होंने अदाब सिखाया, एटिकेट सिखाया कि आज आप यहाँ पर 31 साल से सियालकोट को सर्व कर रहे हैं। और दूसरा शेर आपकी नज़र, निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जां पुरसोज, यही है रखते सफ़र मीरे कारवां के लिए। सर आप मेरे कारवां हैं माशाल्लाह, और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि इकबाल के शेर बिल्कुल ऐन आप पर फिट हो रहे हैं। और इकबाल ने मेरे कारवां के लिए जो अशार चुने और जो कहा, यकीन करें खुशी हो रही है और दिल से मुझे ये फीलिंग्स आ रही हैं कि, और ये मैं अभी आपकी गुफ्तगू के दौरान मुझे ये शेर भूल रहा था, तो ये भी करामत है कि वो दोबारा से मुझे याद आ गया और बड़ा अच्छा लगा। नाज़रीन आपने देखा सर की सक्सेस स्टोरी और इन्होंने कुछ बातों को
बड़ा मुझसिर और शार्ट करके बताया। मैं चाहता हूँ कि सर के साथ कभी मुलाकात हो, सिटिंग करें, सुने इनके जो अफकार हैं, जो इनकी सोच है, जो इनको इनके वालिद ग्रामी, दादा ग्रामी और इनकी नस्ल से इनको इन तक शिफ्ट हुआ। बड़ी खूबसूरत शख्सियत है, इल्मी, इल्म दोस्त, अदबी शख्सियत और तलीमी मैदान में इनका कोई सानी नहीं। आइए चलते हैं थोड़ा सा प्रोग्राम के अगले सेगमेंट की तरफ, जिसमें आज हम बात करेंगे कि सर पाकिस्तान चैम्बर ऑफ एजुकेशन के तहसील जनरल सेक्रेटरी भी हैं, सियालकोट तहसील के। और चूंकि मेरे जब तक ये 2020 और 2021 जब तक ये है और जब तक ये कोरोना है, तो मैं ये बात करता चलूँगा और मैं ये बात करता रहूँगा कि क्यों तलीम दुश्मन पॉलिसी बनाई जा रही है। और सर से मैं ये जानूँगा कि आप तलीम के हवाले से आपकी जो आप जिस भी एसोसिएशन के आप तहसील जनरल सेक्रेटरी हैं, उनके क्या अज़ाइम हैं और ऑन द बोर्ड कितने एसोसिएशंस को लिया गया, किस तरह से हम तलीम को बचा सकेंगे, तलीमी इदारों को बचा सकेंगे। सर इस पर रोशनी डालिए। जी मेहरबानी। जो पाकिस्तान चैम्बर ऑफ एजुकेशन है, ये सन 2020 में कोविड के दौरान इसकी बड़ी अशद ज़रूरत महसूस की गई और इसको तश्कील दिया गया। इसकी जो ओथ टेकिंग सेरेमनी है, ये पीसी लाहौर में हुई और पंजाब के सदर हाजी मोहम्मद अशफाक बड़ाई साहब, जो कि वज़ीराबाद से ताल्लुक़ रखते हैं, वो मुंतखब हुए। सही। उन्होंने स्कूलों के मसाइल को लेकर डॉक्टर मुराद राज साहब से भी मुलाकात की, काफ़ी लंबी 2-2.5 घंटे की। और जो मसाइल इस वक्त पेश आ रहे हैं, जो प्राइवेट सेक्टर के स्कूल्स हैं ख़ास तौर पर, उनको और उनके बच्चों को उनको हाईलाइट किया उन्होंने। सही। बुनियादी तौर पर कोविड के दौरान ये जो बच्चे हैं, इनको हमने ऑनलाइन एजुकेशन तो दी है, लेकिन ये ऑनलाइन एजुकेशन उतनी फ्रूटफुल साबित नहीं हो सकी जितनी के फ़िज़िकल टीचिंग होती है, क्लासरूम टीचिंग होती है। तो मेरी हुकूमत से गुजारिश यही है, मैं चूँकि इकनॉमिक्स का तालिब इल्म हूँ, मैंने गवर्नमेंट की ऐप को भी डाउनलोड किया हुआ है, जिसमें डैशबोर्ड है कोरोना वायरस के बारे में। जी। उस पर मैं गहरी नज़र रखता हूँ और इसके बारे में स्टैटिस्टिक्स मैं देखता रहता हूँ। जी। तो वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स तो यही हैं कि जो 16 साल तक की उम्र के बच्चे हैं, वो ऑलमोस्ट महफूज ही हैं। जी। वो उनकी कैजुअलिटी ना होने के बराबर है। राइट। तो ये जो बच्चे, हम सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हमने अक्टूबर-नवंबर में बच्चों को पढ़ाया। जी। उसमें हमने बहुत ज़्यादा इस पर पाबंदी की और इसकी तारीफ़ डॉक्टर मुराद राज साहब ने ख़ुद की। सही। कि मैंने बहुत सारे स्कूलों को विज़िट किया और पूरे मुआशरे में सबसे ज़्यादा जहाँ पर कोरोना वायरस की SOPs का ख्याल किया गया, वो शोबा तालीम ही था। जी। तो फिर ना जाने क्यों पाबंदी जो है वो हमारा मुकद्दर बनी। अब मैं हुकूमत से अपील करूँगा जी कि अब 18 तारीख से अगर स्कूल ओपन होते हैं दोबारा, जी इंशाअल्लाह ताला जो कि होंगे, इन्हें दोबारा किसी सूरत बंद न किया जाए। जी। जैसे ये तजवीज़ थी कि 50% एनरोलमेंट जो है, जी, वो एक दिन और 50% एनरोलमेंट दूसरे दिन होगी। सही। इसी तरह की तजावीज़ के साथ इसको चलने दिया जाए। जी। बच्चों की जो तालीमी कारकर्दगी है, उस पर बड़ा मनफी असर पड़ चुका है। बिल्कुल। और हमें इसको रिकवर करते हुए काफ़ी शद्दोमत से काम करना पड़ेगा। बच्चों को दोबारा मोटिवेट करके पढ़ाना पड़ेगा, बच्चों का रिदम जनरेट करना पड़ेगा। सही। बच्चों के वालदैन को ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा। बिल्कुल सही। बच्चों के वालदैन भी काफ़ी डिस्टर्ब हैं। वो अक्सर हमसे गिला करते हैं कि बच्चों का कब से एग्जाम 8 के लेवल पर थी। जी। और कभी अब ये कि जो मज़ामीन पढ़ाए जा रहे थे उनमें भी इजाफा कर दिया गया। सही। तो ज़ाहिर बात है, जब से मैं पढ़ा रहा हूँ यकसानियत तो नज़र नहीं आई। अल्लाह करे कि हम किसी एक नुक्ते पर, किसी एक करिकुलम पर इत्तफाक कर लें, इसमें फ़लाह ज़रूर है। तो इसके साथ साथ इसके मुज़मरात, इसकी जो शॉर्ट कमिंग्स हैं, उनको देखना बड़ा ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है।
सर प्रोग्राम के लास्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं और हमने तलीमी मसाइल के ऊपर तो और बहुत सारी मसाइल और हम उसके सोल्यूशन पर भी बात करेंगे। और प्रोग्राम का जो आखिरी सेगमेंट है वो हमारा उन बच्चों के लिए होता है, उन टीचर्स के लिए होता है जो इस वक्त कोरोना की सूरत हाल की वजह से घरों में बैठे हुए हैं। उनको अब क्या पैगाम देते हैं, क्या सजेस्ट करते हैं कि अगर वो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो कैसे पढ़ें, अगर वो ऑनलाइन नहीं पढ़ रहे तो कैसे पढ़ें? जी शुक्रिया। ये मेरी राय में ये एक वक्ती सूरत हाल है। मैं ज़रा इससे ब्रॉडर कॉन्सेप्ट पे बात करना चाहूँगा। जी जी ज़रूर। मेरी नज़र में जब से मैंने पढ़ाना शुरू किया है, मैं छोटा सा था तो हम जो एसेस पढ़ते थे उनके अंदर माई एम इन लाइफ एक ऐसे होता था, माई एम्बिशन इन लाइफ। अब मुझे ये नज़र आता है कि हमारी जो यूथ है, हमारी जो नौजवान नस्ल है, दे डोंट हैव एम इन देयर लाइफ। अगर मैं किसी से भी बात करता हूँ कि आप अपनी सारी ज़िंदगी में क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, तो मोर देन 95%, इवन मोर देन 97-98% जो है ना लोग वो ब्लर होते हैं। उनको कोई पता ही नहीं कि उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी में क्या, क्लैरिटी नहीं उनको, हाँ विजन नहीं उनके पास, उनकी क्लैरिटी नहीं है। और मैं ऐसा फील करता हूँ कि हमारी यूथ जो है ना ऐसी कश्ती में सवार है जिसमें चप्पू नहीं है। ओहो। अब कश्ती किधर जाती है ये लहरों की मर्जी है। यानी कभी मैं देखता हूँ शुतर बेमुहार, हाँ इसको कहा जाता है। और वो ऐसे कह ले कि उनके पास कोई मिशन नहीं और मिशन के साथ साथ उनका विजन नहीं। यस, मकसद हयात ना होने की वजह से कभी वो कोई काम कर रहे होते हैं, कभी कोई काम कर रहे होते हैं। क्या सजेस्ट करते हैं बच्चों को घरों में, या उसके हवाले से क्या आपकी सजेशन, क्या आपकी राय है? कोई ऐसी टिप दे दिए उनको जिस पर वो चले और करियर उनका बन सके, करियर काउंसलिंग के हवाले से आप कोई उनको गाइड करें? मैंने देखा है कि ऐसे बच्चे जो कि मतलब बामरे मजबूरी पढ़ रहे हैं, शौक से नहीं पढ़ रहे, तो उनका ध्यान घड़ी पर ही होता है कब छुट्टी होनी है। जी जी। और दूसरे बच्चों के लिए भी दर्द सर बनते हैं। दूसरे बच्चों के लिए भी दर्द सर बनते हैं। और कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनको फिक्र ही नहीं होती कि छुट्टी कब होनी है। बिल्कुल। तो मेरी राय में हर बच्चे को इस तरह पढ़ना चाहिए कि वो टाइम से आज़ाद हो जाए, वक्त से आज़ाद हो जाए और अपने टारगेट पर नज़र रखे कि आज अगर मैंने इस्लामियात का ये टॉपिक पढ़ना है तो ये मेरा कंप्लीट हो। आज अगर मैथमेटिक्स का मैंने ये टॉपिक सीखना है तो मैं कंप्लीट सीखूं। आज अगर फिज़िक्स में मैंने ये चीज़ सीखनी है तो मैं सीख कर ही घर जाऊँ। ज़बरदस्त। उसमें टाइम का जो आंसर है वो ख़त्म हो जाए और उसको परवाह ना हो कि कितना वक्त लगता है, उसको परवाह हो कि मैंने आज ये सीख कर ही जाना है। तो इंशाअल्लाह ताला उसकी तरक्की को कोई रोक नहीं सकता ऐसे बच्चे की। और दूसरी बात है स्पेस। मैं टाइम एंड स्पेस की इस हवाले से बात करता हूँ कि टाइम को तो मैंने एक्सप्लेन किया कि बच्चा वक्त से आज़ाद हो जाए, और स्पेस का मतलब ये है कि एक बच्चे ने क्या पहना है, क्या खा रहा है, दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, और वो जहाँ पर मौजूद है उसके इर्द गिर्द क्या कुछ है, वो इससे मतलब बेखुद हो जाए। सही। यानी कि मैंने ये देखा है कि कुछ बच्चे जब पढ़ने बैठते हैं तो उनको भूख लग जाती है। जी जी। और कभी कभार वो ये कहते हैं जी मैं आई एम टू गो टू वॉशरूम। बिल्कुल ऐसे ही है। इसका मतलब क्या है कि वो उनको एहसास है कि इर्द गिर्द क्या हो रहा है। जी जी। और वो उसमें इन्वॉल्व होते हैं बजाय इनके इर्द गिर्द की चीज़ें उनकी अटेंशन को अपनी तरफ कर लेते हैं और वो उनमें खो जाते हैं। मुझे याद है कि बचपन में एक कहानी हुआ करती थी कि एक घर में एक बच्चा पढ़ रहा होता है, उसके कमरे के बाहर एक खिड़की होती है और खिड़की के बाहर बच्चे खेल रहे होते हैं। तो बच्चा अंदर पढ़ रहा होता है लेकिन वो बच्चों में खेलने नहीं जाता। वो कहता है मेरी स्टडी ज़रूरी है, ये जो बच्चे खेल रहे हैं इनका मकसद कुछ हो रहा है लेकिन मेरा मकसद स्टडी है। और आपकी बात भी बिल्कुल वही है कि आसपास की चीज़ें आपको अट्रैक्ट ना करें, आपका फोकस आपके अपने स्टडी पर हो, अपने टारगेट पर हो, अपने मिशन और अपने एम पर हो। जी जी बिल्कुल। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। आपके साथ आज बहुत अच्छी गुफ्तगू रही। सर के बहुत सारे ओपिनियन, बहुत से व्यूज़ जो कि आपने सर ने पेश किए, इसके पेश नज़र आपको जो भी कोई बात अच्छी लगी उसको ज़रूर एडमायर कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर आप कोई मशवरा देना चाहते हैं, सजेशन देना चाहते हैं तो हमें ज़रूर सजेशन दीजिए। हम आपकी सजेशन को सराहेंगे और हमें अच्छा लगेगा कि हम अपने आप को बेहतर कर सकें। और ये हमारा जो प्रोग्राम है ये हर एक नई अदबी शख्सियत, इल्मी शख्सियत के साथ होता है जिसमें सक्सेस स्टोरी आपने देखी। और आज की जो शख्सियत थी वो सर असदुल्ला कुरैशी, मैं दोबारा से बताता चलूँ, जिनका जो सिलसिला था वो इल्मी अदबी घराने के साथ रहा और इनका कुछ सिलसिला कैलीग्राफी के साथ भी रहा। और मैं चाहता हूँ कि जाते जाते आखिरी बात कैलीग्राफी पर ज़रूर हो जाए
चूंकि मैं इसको भी मिस नहीं करना चाहता, इसको भी रिकॉर्ड का हिस्सा बनाना चाहता हूँ। सर, कैलीग्राफी पर मुझसे तारुफ जो आपके बाउजदाद में रहा और ट्रांसफ़र हुआ आप तक, उसको ज़रा पेश कीजिए। जी शुक्रिया अब्दुल वहाब भाई। मैं तारफ़ कराना ज़रूर फ़ख्र से तारफ़ कराना चाहूँगा। मेरे ताया मरहूम जो हैं वो इंटरनेशनल कैलीग्राफर रहे हैं और हुकूमत पाकिस्तान ने उनको तनवीर रकम का खिताब दिया। जमील अहमद कुरैशी तनवीर रकम, लाहौर में रहने वाले लोग जो कि ख़त्ताती से प्यार करते हैं और थ्रू आउट द पाकिस्तान उनका तारुफ़ है। मीनार पाकिस्तान पर उनकी हैंड राइटिंग है और 3 दफ़ा वो शाही मेहमान रहे सऊदी हुकूमत के, जिसमें तोसीए काबा में आलम इस्लाम से ख़त्तात बुलाए जाते हैं। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। जबकि उन्होंने एक ख़त ईजाद किया, ख़त तफरीद के नाम से। उनके ज़ाती दोस्तों में मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना शाह नूरानी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना कौसर न्याजी रहमतुल्लाह अलैह उनके ज़ाती दोस्तों में से थे। माशाल्लाह। जबकि मेरे वालिद साहब के मामू मोहम्मद सिद्दीक, उनको अलमास रकम का ख़िताब दिया गया और वो मुत्तहिदा पाकिस्तान यानी बांग्लादेश और पाकिस्तान में जितने खुशनवीस थे उनके वो प्रेसिडेंट थे। माशाल्लाह माशाल्लाह। और इनका जो नाम है वो ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर उसका तारुफ था। अलमास रकम। जी, अलमास रकम और तनवीर रकम। जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो कुछ अल्लाह ताला ने मुझे भी अता किया, माशाल्लाह। तो मैं कोशिश करूंगा कि इस फ़न को आगे बढ़ाऊं। बहुत शुक्रिया सर, आपका वक्त देने का बहुत शुक्रिया, आपका स्टूडियो में आने का बहुत शुक्रिया। ईडीएन और ईडीएन की पूरी टीम और पूरा प्लेटफॉर्म आपका बहुत मशकूर है और हमारे नाजरीन बड़े खुश होंगे जब वो ये सारी मुफीद गुफ्तगू और मशवरे और कोरोना के हवाले से भी जो गुफ्तगू, स्कूलों के हवाले से और बहुत सारे और टॉपिक पर हमारी बात हुई। और हम चाहेंगे कि आइंदा भी कोई हम नए टॉपिक लेकर और नई जो है ना गुफ्तगू को आपके साथ ज़रूर रिकॉर्ड करें, जिस पर हमें बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिलेगा। नाज़रीन, हमारे ईडीएन चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और आपके पास कोई मशवरा है, कोई सक्सेस स्टोरी है, अगर आपको बोलने का मलका है, आप समझते हैं कि आपकी बात से हमारे मुआशरे में कोई इस्लाह हो सकती है, क्योंकि हमारा मिशन, हमारा मकसद इस्लाह मुआशरा और मुआशरे की बेटरमेंट के लिए, अगर हम मेरे अल्फाज, सर के अल्फाज, कोई भी अल्फाज अगर जादू की तरह असर कर सकते हैं तो हमें ये काम ज़रूर करना चाहिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अब्दुल वहाब साइनिंग आउट। पाकिस्तान जिंदा।